हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लिंक्ड बायोलॉजी। ये मेरा पहला वीडियो है और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। एक कोशिका किसे बोला जाता है, कोशिका क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था। तो सबसे पहले कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी किसे बोलते हैं। साइटोलॉजी refers to branch of biology which deals with the study of cellular function, dysfunction, molecular activity, metabolism. It is called as cell biology और साइटोलॉजी और कोशिका विज्ञान। अब कोशिका क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती है। अगर इंग्लिश में बात करूँ, तो सेल इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म which can form a whole body of an organism that is called as cell. So first of all, I talk about that which who scientist discovered the cell. As you know that discovery of cell is done by Robert Hooke in 1665. He saw their cell in a piece of cork and he termed it cell. इन्होंने अपने जो भी सेल है उसको पीस ऑफ कॉर्क में देखा था 1665 ईस्वी में। उन्होंने इस छोटी सी इकाई को कोशिका नाम दिया और उन्होंने इस नाम का यूज किया था अपने किताब माइक्रोग्राफिया में। एक और साइंटिस्ट थे एम मैलपीहाई। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी सेल्स होती हैं उसको ऑब्जर्व किया था, जैसे कि प्लांट में ऑब्जर्व किया और एनिमल में ऑब्जर्व किया। उन्होंने इसको नाम दिया यूट्रिकल 1661 ईस्वी में। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अगर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज किए थे। एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेमी फ्लूइड मटेरियल का पता लगाया था, जिसे उन्होंने सार्कोड बोला था। 1836 में उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया। उनका नाम था डुजार्डिन। उन्होंने इस सेमी फ्लूइड मटेरियल को सार्कोड बोला था। यहाँ पर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुलजिंकी। पुलजिंकी ने उस सेमी फ्लूइड मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। ही टर्म दैट सेमी फ्लूइड मटेरियल प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स की बात करूं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल में कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। इसमें से सबसे पहला जो होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होगा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। तीसरा होगा सेल डिवीजन। चौथा होगा मेटाबॉलिज्म। ओके। सो अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, तो सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल्स की, मान लीजिए ये कोई सेल है, मान लीजिए कोई यूकैरियोटिक सेल है। ठीक। अब यूकैरियोटिक सेल में भी एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूँ, तो एनिमल सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ऐसे। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं बात करूँ, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें कई सारी चीज़ें भी होती हैं लिपिड में। अगर आपको लेना हो तो कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए, स्पिंगोमाइलिन ले लीजिए, और भी कई सारी चीज़ें हैं, कार्डियोलिपिन वगैरह। कार्बोहाइड्रेट में मैनोज आएगा, सुक्रोज आएगा, गलेक्टोज आएगा। प्रोटीन में भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बैंड थ्री, ट्रांसपोर्टर्स, प्रोटीन एटीपीएज, सॉरी, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज आ जाएंगे, एबीसी कैस्टल्स आ जाएंगे, ग्लू ट्रांसपोर्ट, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। अगर वहीं बात करें प्लांट के केस में, तो मान लीजिए ये तो हो गया ह्यूमन के केस में। ह्यूमन और एनिमल्स, इन केस प्लांट्स, उनके पास सेलुलोज होता है और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बोलकर उसको बोला जाता है सेल वॉल। ये सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। अगर सेल और सेलुलोज एक
पॉलीसेकेराइड है। अगर इसके हम मोनोसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड इसका ग्लूकोज होगा। ठीक। तो ये हो गया प्लांट सेल, ये हो गया एनिमल सेल। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि एक में एक का जो मेम्ब्रेन होगा वो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एक के वाले को सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। एक सेलुलोज से बना होता है और दूसरा प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की, तो आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा कई सारी चीज़ें जो कि न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये डिवाइड होगा 3-4 चीज़ों में। इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस भी आते हैं, क्योंकि हर चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है सेल साइकिल में, वरना कुछ भी इधर-उधर होगा तो कई सारी बीमारियाँ हो जाएँगी। अगर मैं एक बीमारी का नाम लूँ तो लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, सनराइज रोग, फाइबर, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी में सबसे पहले रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं रेप्लिकेशन की पर्टिकुलरली बात करूँ तो रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन का बनना। अगर मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं तो ये होता है आरएनए से, पर्टिकुलरली अगर मैं आरएनए की बात करूं तो एमआरएनए से डीएनए का बनना। इसमें कई सारे एंजाइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूं तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आता है। ट्रांसलेशन की बात करूं तो उसमें भी कई सारे ट्रांसलेशन वाले एंजाइम आते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम होता है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। और ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स आते हैं, जो कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है, या फिर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। और अगर मैं अब बात करूं सेल डिवीजन के बारे में, तो सेल डिवीजन भी कई तरह से होते हैं, बट पर्टिकुलरली अगर बात किया जाए तो इनके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरह के से होता है। एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन आपके जर्म सेल, जैसे कि ओवा फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। और जो माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन जो है, यह जिम्मेदार होता है सोमैटिक सेल के लिए, सोमैटिक सेल डिवीजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं बात करूं अगर मेटाबॉलिज्म की, इन सब चीज़ों को हम लोग हमें मेरे आने वाले नेक्स्ट सेशंस में या फ्यूचर में जो भी सेशंस आने वाले हैं उसमें डिटेल में पढ़ा जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नीट से रिलेटेड है और सीयूईटी यूजी से भी रिलेटेड है। वैसे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीएसआईआर नेट जेआरएफ सीयूईटी पीजी गेट बी आईटी जैम और भी कई सारे एग्जाम जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब ना अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर मैं मेटाबॉलिज्म की पर्टिकुलरली बात करूं तो मेटाबॉलिज्म में कई सारी चीज़ें होती हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेकिंग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ा जाएगा, उसे हाई एनर्जी बनाया जाएगा, जैसे कि NADH, ATP, FADH, ETC। या कई बार मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी चीज़ के सिंथेसिस के लिए, फॉर सिंथेसिस। जैसे अगर मैं बात करूं सिंथेसिस के लिए तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि हेपेटोसाइट सेल्स में चलती हैं। हेपेटोसाइट सेल्स में से लीवर में चलता है ये। इसमें क्या होता है कि किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनाया जाता है।
ग्लूकोज फॉर्मेशन। अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी एक सेल को एक्टिवेट रहने के लिए। ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। अगर मैं पर्टिकुलरली सेल कई तरह से एक्टिवेट हो सकता है या फिर डिवाइड हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ना, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी किसने दिया था, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। आने वाले लेक्चर्स में उसके ऑब्जेक्शंस को जानेंगे, उसमें क्या क्या कमियां थी उसको जानेंगे, और भी कई सारी चीज़ें जो कि किसी भी एग्ज़ाम खास करके नीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ सेल थियरी। जैसा कि आपको पता होगा, सेल थियरी स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्वान ने दिया था। स्पेलिंग पे मेरी मत जाइए क्योंकि मुझे इनका सही स्पेलिंग नहीं याद है फिलहाल। तो बस ऐसे समझिए कि सेल थियरी स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन जो थे यह एक बोटनिस्ट थे। ही वॉज अ बोटनिस्ट। बोटनिस्ट, बोटनिस्ट मीन्स वो जो प्लांट की स्टडी करता हो। और जो स्वान थे, यह एनाटोमिस्ट थे, एनिमल्स के। स्लाइडर ने अपनी सेल थियरी प्लांट के लिए दिया और वहीं पे स्वान ने अपनी सेल थियरी एनिमल्स के लिए दिया।